नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सम्मेलन में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का किया उद्घाटन। पोर्टल के जरिए लोग एक क्लिक पर 9 विभागों की 75 सेवाओं का घर बैठे ले सकेंगे लाभ। मुख्यमंत्री ने रानी पोखरी ग्रांट में उत्तरा स्ट्रीट एम्पोरियम और ग्रामीण हाट बाजार का किया लोकार्पण। एम्पोरियम में एक ही छत के नीचे मिल सकेंगे हरसिल से लेकर मुनस्यारी तक के उत्पाद। और हरिद्वार के गेंडी में गाय के गोबर से बायो सीएनजी निर्मित करने वाला देश का पहला संयंत्र। प्रतिदिन 400 किलोग्राम बायो सीएनजी गैस का हो रहा उत्पादन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी संसद की परंपराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी नीतियां और कानून लाने को कहा जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का भारतीय भाव मजबूत हो। भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। 82वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानमंडलों के समक्ष ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपरा और समृद्ध हो सके। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सम्मेलन में प्रतिभाग किया। और आज 2021 में इसका हम शताब्दी वर्ष के रूप में हम यहाँ सारे पूरे देश भर के पीठासीन अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि इसमें माननीय ओम बिरला साहब, सभापति हमारे राज्यसभा के हरिवंश जी के अतिरिक्त आज जो सौभाग्य हमें मिला है वो माननीय देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मिला है, जिन्होंने हमेशा एक ही बात उनकी रही है कि देश का विकास कैसे हो। उन्होंने तब एक मूल मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास। फिर उन्होंने उस मंत्र में एक शब्द जोड़ा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। फिर उसमें एक शब्द और जोड़ा कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हम सभी को एक मूल मंत्र आगामी जब हमारे 100 वर्ष फिर जब आज़ादी के पूरे होंगे यानी 2047 के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है, कर्तव्य। यानी कि हम सबका कर्तव्य, किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश का नागरिक हो, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, कहीं और भी हो, सबका एक ही मूल मंत्र है, कर्तव्य हो, अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपनी सरकार पोर्टल और उन्नति पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से जिन लोगों ने अपने प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई उनसे बात भी की और उनसे सुझाव भी लिए। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उन्नति पोर्टल के माध्यम से शासन स्तर पर मुख्य सचिव और विभागीय सचिव तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों तक डैशबोर्ड बनाया गया
गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपनी सरकार पोर्टल के जरिए अब एक क्लिक पर 9 विभागों की 75 सेवाओं का लाभ आम जन ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ले सकते हैं। सुशासन की दिशा में ये बड़ा प्रयास है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित कुल 75 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे। प्रदेशवासियों को वे सेवाएं घर बैठे ही मिल सकेंगी जिनके लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। ये पोर्टल आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से 75 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने घर बैठे ही लोग ऑनलाइन से ही जो है उनका समाधान, उनकी प्रगति, उनके बारे में क्या हो रहा है और कितनी उसमें प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, किस प्रकार का उसमें काम किया गया विभागों द्वारा, वो सारी प्रगति रिपोर्ट उस पर आने वाली, तो बहुत आसान हो जाएगा उसके बनने। श्यामा प्रसाद ग्लोबल मिशन के तहत रानी पोखरी ग्रांट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 1 करोड़ 61 लाख की लागत से बने उत्तरा स्टेट एम्पोरियम और 1 करोड़ 38 लाख की लागत से नवनिर्मित ग्रामीण हाट बाजार का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रानी पोखरी में विभिन्न महिला समूहों, क्लस्टरों को मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत अनुदान राशि के चेक भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एम्पोरियम में हर्सिल से लेकर मुनस्यारी तक के उत्पाद मिल सकेंगे। हर छोटी जगह से कई प्रकार के उत्पादों को यहां एक बाजार मिल सकेगा। ये भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद ग्लोबल मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे चाहे हर्सिल का हो, चाहे हमारे मुनस्यारी का हो, हर जगह का जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि ये प्रदेश का पहला ऐसा एम्पोरियम है जहां एक ही छत के नीचे प्रदेश के विश्वसनीय उत्पाद मिल सकेंगे। ये आज हमारा उत्तरा स्टेट एम्पोरियम है, उसका उद्घाटन हो रहा है। ये स्टेट एम्पोरियम जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पूरे स्टेट में आज बनाया जा रहा है। इसकी खास तौर से बात ये है कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हमारे ट्राइब से प्रोडक्ट्स बनवाता है, हमारे जो NRLM है वो स्वयं सहायता समूह से बनवाता है, जो हमारा ऑर्गेनिक बोर्ड है वो जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान उनसे प्रोडक्ट्स बनवाता है। वो सारे प्रोडक्ट्स अब एक ही छत के नीचे आप सबको मिल पाएंगे। खास बात ये है कि ये बिल्कुल हमारा एयरपोर्ट के नज़दीक है। हमारे जितने भी टूरिस्ट उत्तराखंड में आते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड अपने पर्यटन के लिए फेमस है, हम चाहेंगे कि टूरिस्ट यहाँ आए और उत्तराखंड की यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ की जनजातियों से लेके यहाँ के गांव के लोग, महिलाओं से लेके सबने जो बनाए हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वेल सर्टिफाइड बाय FSSAI या अदर डिपार्टमेंट्स, वो उनको यहाँ से लेकर जाएं। आई थिंक ये अच्छी यादगार रहेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती खपत के बीच देश में बायो CNG की मांग लगातार बढ़ रही है। जहां सरकार की ओर से बायो CNG को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और ईंधन की खपत को कम करने के लिए बायो CNG को एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार के गेंडी खाता में स्थित कृष्णायन गौशाला में बायो CNG का संयंत्र देश का पहला ऐसा संयंत्र है जहां गाय के गोबर से बायो CNG निर्मित की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी इस प्लांट का निरीक्षण कर देश के अन्य भागों में गाय के गोबर पर आधारित बायो CNG प्लांट बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कृष्णायन गौशाला के संचालक स्वामी अनंत आनंद ने बताया कि उनके आश्रम में गायों के गोबर के संयंत्र में प्रतिदिन 400 किलोग्राम बायो CNG गैस का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही प्लांट के माध्यम से ही निकलने वाले वेस्ट गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाकर आसपास के इलाकों में भेजी जा रही है ताकि आसपास के गांव की खेती की उत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी हो सके। आप जो पीछे देख रहे हैं बायो CNG यूनिट जो है वो भारत की सर्वप्रथम बायो CNG है जिसकी उत्पादन क्षमता 400 किलो पर डे हम यहाँ पे CNG बना सकते हैं और 25 टन के आसपास में हम गोबर को इसमें हम डालते हैं। और शास्त्रों में हमारा आया है अष्ट ऐश्वर्य में लक्ष्मी गावो सर्व सुखप्रदा, तो लक्ष्मी जी का वास जो है सो गोबर में बताया गया है। तो गोबर से हम धन कैसे बनाएं, ये विश्व के लिए एक
पूरे विश्व को हम प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ से जो विश्व की सर्वप्रथम गाय के गोबर से सीएनजी बन रही है। श्री अनंत ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के दिखाए मार्ग और संयंत्र से प्रेरणा लेकर देश के अन्य भागों में भी बायो सीएनजी प्लांट बनाए जाएंगे ताकि वैकल्पिक ऊर्जा के मार्गों को सशक्त किया जा सके। भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की योजना है, सतत योजना के अंतर्गत इस प्लांट को देखकर 5000 से भी ज़्यादा इस तरह के प्लांट पूरे देश भर में लगेगा। और हम सीएनजी वैकल्पिक ऊर्जा जो है, आज पेट्रोलियम की कीमत जो बढ़ रही है उससे सभी त्रस्त हैं, तो उसकी वैकल्पिक ऊर्जा के लिए माननीय नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि हमें बायो सीएनजी, इथेनॉल और सौर ऊर्जा की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो एक जो सीएनजी है, जो बायो से सीएनजी बनती है, उसका उपयोग जन जन तक हमें करना है और गांव-गांव में इस तरह के प्रोजेक्ट लगे, ऐसी हमारी शुभ कामना है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन पहुंचकर युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही श्री भट्ट ने म्यूजियम सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का अवलोकन किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जवानों से भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सरकार द्वारा सैन्य धाम के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर भी लोगों को अवगत किया। अन्य प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्सेप्ट हमको दिया था कि हर घर से यहाँ पर फौजी हैं, सैनिक हैं, और उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी आहुति दी है, कई लोग शहीद हुए हैं। तो ये तो एक सैन्य धाम है। जैसे 4 धाम हमारे उत्तराखंड के हैं, तो 5वां धाम सैन्य धाम इसे बनाना चाहिए। उन्हीं की जो मनसा थी वो अब मूर्त रूप ले रही है। उसके लिए जमीन का सिलेक्शन, भूमि ट्रांसफर जैसे होता है, हस्तांतरण इत्यादि होने के बाद अब हम लोगों ने सवाण गांव से उसके कलश बनाए हैं। वहाँ की रज के, वहाँ की हमने धरती से वहाँ से मिट्टी उठाई है और रथ उसका चल रहा है और कलश भी आ रहे हैं। जगह जगह से हम मिट्टी ले रहे हैं शहीदों के गाँव से, जहां जहां हैं। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग लैंसडाउन की वेबसाइट का शुभारंभ किया। कोटद्वार स्थित रिसेप्शन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए पाखरो नेचर ट्रेल बर्ड वॉचिंग के शुभारंभ के साथ ही पाखरो सफारी जोन, बतनबासा सफारी जोन और दुर्गा देवी सफारी जोन का वार्षिक उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि इस वेबसाइट के खुलने से विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को यहाँ के विषय में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉर्बेट के अंदर खुलने जा रही टाइगर सफारी से जनपद के लाखों लोगों को सीधा रोजगार भी मिलेगा। कालागढ़ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की वेबसाइट की शुरुआत हमने आज लोकार्पण आज हमारे द्वारा कोटद्वार में इस रिसेप्शन सेंटर पे की गई है। इसके साथ ही हमने जो 15 नवंबर को हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट खुलते थे, भले हम 2 दिन बाद खुल रहे हैं, तो आज हम पाखरो सफारी, हल्दू पड़ाव सफारी, कांडा होते हुए ढिकाला सफारी, वतनबासा लोचौड़ सफारी, ये 4 गेटों का भी जो हर साल हमारे 15 नवंबर को जिनकी शुरुआत होती है, तो ये कॉर्बेट सफारी की भी शुरुआत हमने आज यहाँ से की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरिद्वार में आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा लाभार्थियों के लिए 528 आवास बनाए जा रहे हैं। वहीं नगर निगम हरिद्वार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा इंद्रलोक आवासीय योजना में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 528 आवास बनाए जा रहे हैं। लाभार्थियों का चयन नगर निगम हरिद्वार द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत भी निम्न वर्ग के लोगों के लिए आवास का निर्माण करता है। प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए फ्लैट पूर्व में आवंटित भी किए जा चुके हैं, जहां पर लाभार्थियों ने रहना शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2022 है, इसमें नगर निकायों के स्तर से वीकर सेक्शन से उनका एक तरह से आइडेंटिफिकेशन किया गया था। 2016-17 से ये कार्रवाई चली थी। जो भी निकायों के स्तर से लाभार्थी चयनित है, उन्हीं के लिए हमारे द्वारा जो है अभी 528 जो आवास है, उसका हमारी कार्यदायी संस्था हमने नामित की है, CNDS जो जल निगम उत्तर प्रदेश है, उनके माध्यम से बनवा रहे हैं और कल इसका शिलान्यास हुआ है। 528 परिवारों को ये आवंटित होंगे। वहीं लाभार्थी गुड्डी देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम द्वारा मकान बनाने के लिए उन्हें अनुदान दिया गया है। अब वह अपने मकान में रह रही हैं। पन्नी डालकर छप्पर पे मतलब टूटा हुआ था, पन्नी डाल के मैंने 40-45 साल गुजर बसर करा है। तो मैंने सब कहीं हाथ फैलाया, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। उनके वो आए तो उन्होंने योजना मुझे पता चला, तो मैं उनकी वजह से यहाँ मैं पता लगा। तो जब मैं नगर निगम पहुंची उनके, तो मैंने फार्म भरा, वहाँ से मुझे उन्होंने धनराशि दी, तो उनकी वजह से मुझे छतर छाया मेरे बच्चों के लिए बनाया। लाभार्थी नीलम ने बताया कि पहले वह कच्चे मकान में रहती थीं। बारिश के कारण उनका मकान ढह गया, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आवेदन किया और आज वे भी अपने परिवार के साथ अपने मकान में रह रही हैं। मकान था, कच्चा था, नीचे से हमें उसके ऊपर टीन डाल रखी थी, चूता था, हर जगह से पानी आता था, छत गिर गई। फिर से पहले हमने अप्लाई किया था, फिर हमारा ये पास हुआ, फिर हमने इसे अपना मकान कुछ अपने पास से डाला, कुछ वहाँ से मिल गया, ये छत मिली हमें। एक अन्य लाभार्थी रामनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने नगर निगम में आवेदन किया था, जिसमें उनका नाम चयनित होने पर उन्हें अनुदान मिला। अब वे अपने मकान में रह रहे हैं। पहले से हमारा घर बिल्कुल गिरा पड़ा था, मट्टी के दीवार से पन्नी गिर हमने गुजारा करा। पन्नी गिरने के बाद फिर भी पन्नी से पानी नहीं रुका। फिर हमारे बताया फार्म भर लो, फार्म भरा हमने, फार्म निगम में जमा करके वहाँ से पास हो गया, सारे बेरबानी से हमारा मकान बन गया। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्न वर्गीय लोगों को आवास उपलब्ध करा रही है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। बच्चों के मन में पुलिस के प्रति भय को दूर करने के लिए बागेश्वर कोतवाली परिसर में बाल मित्र थाना खोला गया है। नई शुरुआत पर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा है कि आने वाले समय में ये पुलिस का एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि अनजाने में अपनी दिशा से भटक जाने वाले बच्चों को इन थानों के माध्यम से सही दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास है कि हर थाने को महिलाओं और बच्चों के अनुकूल बनाया जाए। पुलिस कल्चर के बीच से किसी बच्चे को ले जाना उपयुक्त भी नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा आ जाता है हमारे पास जिसको थोड़ी देर के लिए शेल्टर चाहिए, कुछ देर के लिए अगर वो हमारे थाने परिसर के आसपास भी आ जाता है, तो हम उसको इस तरह का सपोर्ट दे सकते हैं। एक स्पेशल कमरा हमने डेडिकेटेड कमरा है, तो बच्चे की जो है भावनाओं, उसकी मनोविज्ञान को समझते हुए तैयार किया गया है और इसमें जो है बच्चा अपने को कंफर्टेबल महसूस कर सकता है। साथ ही साथ जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं हमारे, उनको सादे में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस विषय में भी हम जो है समय समय पर ट्रेनिंग इस कक्ष में जो है वो भी अवेलेबल कराएंगे, ताकि हमारी भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का अनुमोदन किया गया है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री R.K. खुलबे द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के माननीय चेयरमैन द्वारा उत्तराखंड में सभी जिला और बाह्य अदालतों में 11 दिसंबर को लोक अदालत के आयोजन का निर्णय लिया गया है। ये लोक अदालतें उच्च न्यायालय के साथ साथ श्रम न्यायालय, राज्य और जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में भी आयोजित की जाएंगी। हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को मिले 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों के साथ राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में केदारनाथ को आध्यात्मिक डेस्टिनेशन, ऋषिकेश को बेस्ट एडवेंचर और जिम कॉर्बेट को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिलना राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में देश और दुनिया में नई पहचान भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने
कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनर्स्थापना का कार्य संपन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि केदारपुरी में जहां प्रथम चरण के 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के कार्यों को डीपीआर तैयार हो गया है। इससे श्री केदारनाथ के साथ ही श्री बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।